चलो भाई, बाकी आते रहेंगे बीच बीच में। जो ये अपना चैप्टर है ना, ये 3 नंबर का है। और 3 नंबर भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हैं अपने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, वो तुम देख सकते हो। इससे 3 बातें आनी है। एक एमसीक्यू आएगा, एक वेरी शॉर्ट जो 1 नंबर का होता है, एमसीक्यू हाफ मार्क्स का आएगा, और एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 1.5 नंबर का। इनकी कैटेगरी भी सामने लिखी हुई है कि भाई किस किस कैटेगरी से आने वाले। तो जो तुम्हारा एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आएगा वो नॉलेज कैटेगरी से आएगा। और नॉलेज कैटेगरी में क्या शामिल होती है? ज़्यादातर तो सीधी सीधी बातें जो तुम्हें याद आ जाए। जैसे भाई कोई फैक्ट है तो फैक्ट के बारे में पूछ सकते हैं, या कोई फॉर्मूला है तो वो पूछ सकते हैं, या कोई शब्द को समझाओ, या कोई बेसिक कंसेप्ट। बस ज़्यादा डिटेलिंग की बातें नहीं पूछी जाती उसमें। लेकिन जो 1.5 नंबर में बात आई वो एनालिसिस की आई है, यानी इस चैप्टर से एनालिसिस वाला सवाल आएगा 1.5 नंबर में। पिछले साल ये 4 नंबर का था, अब ये घटा के 3 नंबर का कर दिया ये। तो देखो एनालिसिस में क्या आता है। एनालिसिस में पूछी जाती है रीजनिंग, कि तुम्हें सोचना पड़ेगा थोड़ा सवाल के ऊपर, सीधा सीधा नहीं होगा। या तुम्हें कंपेयर करना पड़ेगा कि अगर ये हाफ कर दिया वो डबल कर दिया तो क्या असर पड़ने वाला है, ऐसी कुछ बातें होती है। या एनालाइज करना पड़ेगा उसको। या व्हाट इफ सिनेरियो होते हैं कि ऐसा कर दूं तो वैसा कर दूं तो क्या होगा। तो ऐसा ही मॉडल पेपर में सवाल भी आए हुए हैं। तुम मॉडल पेपर के सवाल देखो, ये आरबीएससी मॉडल पेपर के सवाल उठाए हुए हैं। तो मॉडल पेपर में देखो क्या पूछा है। एक एमसीक्यू है, एक जो थर्ड क्वेश्चन में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। देखो पहला सवाल तुम्हारा एमसीक्यू वाला होगा, दूसरा वाला जो होगा फिल इन द ब्लैंक का होगा, और जो तीसरा वाला होगा वो वन लाइनर वाले होंगे जिसमें 10 सवाल आएंगे। तो सीधी सीधी बात पूछ रखी है, किसकी है ये? इम्पैक्ट पैरामीटर की है। जैसे इम्पैक्ट पैरामीटर शब्द आएगा मैं समझा दूंगा, ये सवाल फिर से आगे डिस्कस किया गया है हाफ ईयरली के सवाल के साथ कंपेयर करके। सीधा सीधा पूछा हुआ था, फैक्ट बेस्ड है, पता है तो ठीक है। फिर पूछा राइट द सेकंड हाइपोथेसिस। अगर तुम्हें हाइपोथेसिस पता है बोर मॉडल की तो लिख दोगे बस। तो ये नॉलेज की बात है, याद की है तो ठीक है, नोट्स पढ़े हैं तो ठीक है। लेकिन जो 1.5 नंबर का सवाल आया ना शॉर्ट क्वेश्चन में, ये 10 सवाल आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन के। ज़्यादातर ऐसे ही सवाल हैं न्यूमेरिकल के या एनालिसिस के, ये गड़बड़ करवा देते कई बार। तो इस सवाल की भाषा देखो क्या है। द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज नेगेटिव। हमें इस चैप्टर में पढ़ना है एनर्जी वगैरह का। तो ये कह रहे हैं, पहले तो स्टेटमेंट दिए कि नेगेटिव होती है, फिर बाद में पूछा है सवाल तो व्हाट डज दिस फैक्ट इंडिकेट, इसका क्या मतलब है, नेगेटिव होने का मतलब क्या है, पहले तो ये बताओ। और फिर उसके बाद क्या है, इफ अगर मैं बदल दूं इसको, इफ द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वाज पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव होती तो क्या हो जाता, तो इससे क्या फर्क पड़ जाता है, ये सब पूछा गया है। तो व्हाट इफ जैसे सिनेरियो होते हैं इसमें एनालिसिस में, ऐसा कर दिया तो वैसा कर दिया तो, इस तरीके के सवाल होते हैं। तो इसमें से थोड़ा सा घुमावदार सवाल होगा 1.5 नंबर का, ऐसा पहले इंडिकेट कर दिया है मॉडल पेपर ने। तो उसी तरीके से इसको पढ़ना है, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं। देखो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या वो देख लेते हैं पहले। तो चैप्टर का फ्लो चार्ट क्या है वो समझो तुम। तो भाई चैप्टर में हमें थॉमसन मॉडल के बारे में पढ़ना है, उसने क्या क्या बताया था, उसकी फेलियर के बारे में पढ़ना है कि कहाँ उसमें गड़बड़ रहेगी, कि वो मॉडल समझा क्या नहीं पाया। मतलब एटम को ही सब समझना चाह रहे हैं कि एटम कैसा दिखता है, कैसा होता है, वो सब 19th सेंचुरी के एंड की बात चल रही है ये। फिर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होगा, उसके क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, वो ऑब्जर्वेशंस हमें देखनी है। फिर क्या उससे कंक्लूजन निकलेगा वो हमें देखना है। फिर वो सारे जब ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन आ जाएंगे तो रदरफोर्ड अपना मॉडल पब्लिश करेगा, क्योंकि रदरफोर्ड ने 1906 में ये मॉडल प्रपोज किया था। मतलब वो ये एक्सपेरिमेंट प्रपोज किया था कि ऐसा एक्सपेरिमेंट करके एटम के बारे में पता लगाया जा सकता है। फिर 1911 में जो इसी के जो चेले चपाटे थे वो ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, गाइगर और मार्सडेन। और फिर वो कुछ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, वो ऑब्जर्वेशंस के बाद ये अपना मॉडल पब्लिश करता है 1913 में, ठीक है। तो ये 2 साल कहाँ लग गई इसको मॉडल को समझने में, ऑब्जर्वेशन लेने में, वो सारी कहानी हमें समझनी है। तो क्या इसकी सक्सेस रही, क्या इसकी फेलियर रही, वो सारा समझना है। फिर जैसे ये फेल हो जाएगा तो नील्स बोर आके इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा कि एटम ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। तो नील्स बोर मॉडल की क्या क्या पोस्टुलेट्स थे, क्या क्या हाइपोथेसिस थे, तीनों हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पेपर में मॉडल पेपर में क्या पूछा हुआ है पहले ही, नील्स बोर की सेकंड पोस्टुलेट बताओ, ऐसा पूछा हुआ है पहले से ही। तो तीनों ही पोस्टुलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीनों पोस्टुलेट जैसे ही पढ़ लेंगे तो उसकी मदद से हम हाइड्रोजन एटम या मतलब कोई भी एटम की रेडियस पता कर सकते हैं। ऑर्बिट की क्या रेडियस होती है, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी रेडियस, उसकी वेलोसिटी, उसका टाइम पीरियड, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी टोटल एनर्जी, ये सारी बातें हम पता कर सकते हैं। इतनी अंदर तक चले जाएंगे हम एटम में। तो फिर उसकी फेलियर क्या रहेगी, कि कहाँ गड़बड़ रहेगी। फिर जब इतनी बातें बताई दी थी नील्स बोर मॉडल ने तो फिर वो फेल क्यों हो गया,
तो डी ब्रोगली आएगा और वो एक्सप्लेन करेगा इन सारी बातों को कि इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नहीं वेव मानना चाहिए। उससे जाके उसकी सेकंड पोस्टुलेट जो सेकंड हाइपोथेसिस है उसकी एक्सप्लेनेशन पता चलेगी कि स्टेबल ऑर्बिट्स होते क्या हैं, एक्चुअल में उनकी क्या डेफिनेशन है। डेफिनेशन तो नील्स बोर ने बता दी थी, पर एक्सप्लेनेशन कौन देगा, उसकी एक्सप्लेनेशन देगा डी ब्रोगली। ठीक है, एक चीज और है जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, वो पढ़नी है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है ये और समझना है। तो देखो, जैसे भी तुम किसी भी चीज को समझना चाहते हो ना, तो उसके बारे में क्या करना पड़ता है हमें समझने के लिए, कि तुम पहले से गैस मारोगे कि भाई ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ऐसा कुछ, मतलब जो चीज विजिबल ही नहीं उसके बारे में क्या ही बताया जा सकता है। तो भाई ये कहानी जो है ये 1897 से शुरू होगी हमारे चैप्टर में, और 1923 पे जाके खत्म हो जाएगी। जब जे जे थॉमसन शुरू करेगा वहां से, जे जे थॉमसन से लेके डी ब्रोगली पे जाके खत्म हो जाएगी। इतनी कहानी है। तो 25 साल की हमें कहानी पढ़नी है कि थॉमसन में ऐसा मॉडल था जिसके अंदर कुछ भी नहीं था, प्लम पुडिंग मॉडल से शुरू करके, और कहाँ हम ऑर्बिट्स में पहुंच गए, बिल्कुल अलग अलग ऑर्बिट्स में पहुंच गए। तो ये सारी कहानी रहेगी इस चैप्टर की। ठीक है, तो देखो करना क्या है हमें इस चैप्टर के अंदर। तो जब 1900 यानी 20th सेंचुरी की जब शुरुआत चल रही थी, उस टाइम पे हमारे सामने प्रॉब्लम क्या थी कि एटम से हमें कुछ स्पेक्ट्रम दिख रहे थे। अब एक तो एटम से स्पेक्ट्रम दिखता है, एक मैटर से स्पेक्ट्रम दिखता है, दोनों में फर्क होता है। और उस चीज को लोग एक्सप्लेन करना चाहते थे कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो मैं तुम्हें दोनों स्पेक्ट्रम दिखाता हूं पहले, फिर इसके ऊपर वापस लाता हूं। तो लोगों को इतना तो पता था कि भाई एटम चीज होती है, और ये कोई मतलब 19th सेंचुरी की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। हमारे हिंदी उसमें जो क्या नाम बोलते हैं इनको, अरे अपना जो लिटरेचर है ना, जो पुराने जमाने का, मतलब पुराण वगैरह शास्त्र वगैरह इन सब में, तो उनमें महर्षि कणाद ने भी परमाणु के बारे में जिक्र किया हुआ है। परम अणु, कि हर चीज को तोड़ते 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 लास्ट में एक छोटा सा अणु मिलेगा जिसको परम अणु कहते हैं। जैसे पतंजलि का योग सूत्र है, ऐसे कणाद का ये वैशेषिक ग्रंथ है, वैशेषिक ग्रंथ। उस वैशेषिक ग्रंथ में भी उसने जिक्र कर रखा है इसका परमाणु का, वैशेषिक ग्रंथ में भी जिक्र किया हुआ है। तो उस जमाने से बातें चल रही। उसके बाद केमिस्ट्री में जॉन डाल्टन इसके बारे में बोलता है कि एटम को तोड़ते जाओ, मतलब किसी मटेरियल को ब्रेक करते जाओ, तो लास्ट में एक अनब्रेकेबल अनडिस्ट्रक्टिबल एक चीज आएगी जिसको उसने नाम दिया एटम। एटम ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ही होता है जिसको डिस्ट्रॉय ना किया जा सके, तोड़ा ना जा सके, एटम। ठीक है, तो वहां से शब्द आया हुआ है एटम। तो एटम होता है ये सब मानते थे, पर होता कैसा है ये किसी को नहीं पता था। तो वही चीज है, किसी घर के बाहर लॉक लगा हुआ है, घर के अंदर किस तरीके का स्ट्रक्चर है, किस तरीके का डिजाइन है, कैसा इंटीरियर है, तुम्हें नहीं पता। तो तुम कैसे करोगे, तुम बस तुक्के लगाओगे कि घर में ये हो सकता है, घर में वो हो सकता है, ऐसे तुक्के लगाए जाएंगे। तो वो तुक्के ही शुरू होंगे जे जे थॉमसन से। 1897 में वो एक्सपेरिमेंट करेगा। और वो जब कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसको कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मिले, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स नाम पहली बार तब मिला था। प्रोटॉन्स की खोज इससे पहले हो चुकी थी, ई गोल्डस्टीन ने कर दी थी 1885 के आसपास ही। तो वो पहले से हमें नोन थे, लेकिन ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हमें जे जे थॉमसन ने बताए। पर इलेक्ट्रिकली एटम तो न्यूट्रल होता है। तो इसका मतलब जे जे थॉमसन ने क्या कहा कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और प्रोटॉन्स भी हैं, पर उनकी अरेंजमेंट कैसी है वो हमें नहीं पता। यानी सेंट्रल क्वेश्चन क्या था, हाउ आर द पॉजिटिव चार्ज एंड द इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड इनसाइड द एटम। वो किस तरीके से अंदर रहते हैं, किस तरीके से उनकी अरेंजमेंट है, वो हमें नहीं पता। बस इतना पता है कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, बस इतना हमें पता था। तो हमें क्लू कहाँ से मिलेगा कि उसका डिजाइन बनाया जाए, उसके अंदर किस तरीके का अरेंजमेंट है, वो तो क्लू मिलेगा हमें इनके स्पेक्ट्रम से। इन स्पेक्ट्रम को हम भाई इनके फिंगरप्रिंट्स भी बोल सकते हैं। जिस तरीके से हर इंसान के फिंगरप्रिंट यूनिक होते हैं, ठीक उसी तरीके से हर एटम का फिंगरप्रिंट होता है, उसका एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है। वो स्पेक्ट्रम एकदम यूनिक होता है। हमें इस स्पेक्ट्रम को ही समझाना है। यानी अगर पूरे चैप्टर को एक लाइन में समेटना हो तो यही कहा जाएगा कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम की एक्सप्लेनेशन दी जा रही है। क्योंकि चैप्टर तो एटम 9th क्लास में पढ़ा है तुमने, पर वहाँ स्पेक्ट्रम वगैरह की बात नहीं हुई। तो 12th क्लास में स्पेक्ट्रम की बात चलेगी, वो है बस मेन इसमें। ठीक है, तो यहां पर तुम देख भी पा रहे होगे, जैसे तुमने कई जगह देखा होगा ना, ये होटल वगैरह होते हैं या फिर ऐसी चीजों के बाहर वो लगे रहते हैं ना, नियोन शाइनिंग लाइट्स लगी रहती कि 24/7 ओपन,
ऐसे करके लिखा रहता है, या फिर उनका जो ब्रांड नेम रहता है वो चमकता रहता है, ग्लो करता रहता है ऐसा करके। तो कहाँ से आता है? ये इन्हीं एटम से आता है। वो नियोन लाइट होती है, जो तुम सर्च करना गूगल के ऊपर जाकर कि नियोन लाइट कैसी होती है, तो वहाँ तुम्हें पता चलेगा कि वो किस तरीके से एक मोनोक्रोमेटिक लाइट जनरेट करती है। जैसे सोडियम लैंप येलो कलर देता है, नियोन थोड़ा पर्पल कलर सा देता है, ऐसे करके। तो एटम से ऐसी लाइट आ रही है। क्या तुम इस स्पेक्ट्रम में देख सकते हो कि सारी डिस्क्रीट है? यहाँ पर रेड है तो यहाँ अलग है, मतलब बीच में गैप है, अच्छा खासा गैप है, एकदम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं है। लेकिन एक स्पेक्ट्रम और हमने देखा था, जैसे तुमने देखा हो ना कि भाई लोहे को गर्म करते तो उसका कलर चेंज होता जाता है, वो येलो हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ऐसे करके, तो उसका कलर चेंज होता है। तो वो मैं समझा रहा हूँ तुम्हें। देखो स्पेक्ट्रम कैसा होता है। स्पेक्ट्रम होता है भाई दो तरीके के, एक तो एमिशन स्पेक्ट्रम और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। पर मैं फिलहाल बात कर रहा हूं सिर्फ एमिशन एमिशन की। और एमिशन भी दो तरीके के होते हैं, यहां से देखो एमिशन भी दो तरीके के होते हैं। यानी अगर तुम मैटर एज ए होल, कंप्लीट मैटर की बात कर रहे हो कि पूरा का पूरा मटेरियल, जैसे लोहा जब गर्म कर दिया तो पूरा पूरा मटेरियल कैसा स्पेक्ट्रम देगा, तो वो भाई तुमने 11th क्लास में पढ़ा है, थर्मोडाइनमिक्स या थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ये वाला ग्राफ तुमने पढ़ा हुआ है। यहाँ पर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आता है, स्टेफेंस लॉ आता है, कई तरीके के लॉ आते हैं, किरचॉफ्स लॉ भी आता है, प्रीवेस्ट थ्योरी भी आती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है ये। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम में आपने देखा है कि वेवलेंथ, हर वेवलेंथ की रेडिएशन जनरेट होती है, एमिट होती है। एमिशन स्पेक्ट्रम कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तुम रेडिएशन गिराओगे या तो रिफ्लेक्ट करेगा या ऑब्जॉर्ब करेगा या ट्रांसमिट करेगा। ये तो था इंसिडेंट करवाना, लेकिन बाद में जब ये एमिट करेगा तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा, एकदम लगातार हर वेवलेंथ की रेडिएशन उसमें निकलेगी। पर एक टेम्परेचर के ऊपर देखो, यहाँ पर अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर ये दिया गया है ग्राफ। तो एक टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, उसका कोई फेवरेट कलर होता है, उस जिसके ऊपर वो ग्राफ बिल्कुल पीक पे जाता है। तो उस टेम्परेचर के ऊपर मान लेते हो रेड कलर दिखाएगा, अगला टेम्परेचर बढ़ा दिया तो येलो दिखाएगा, अगले के ऊपर बढ़ा दिया तो कुछ और कलर बदल जाएगा, ऐसा होता रहता है बस। लेकिन हर रेडिएशन एमिट हो रही है, हमसे भी सारे कलर एमिट हो रहे हैं, बस एक फिक्स कलर दिखता है क्योंकि उस टेम्परेचर पे वही कलर होता है फेवरेट वाला, तो वो निकलता है। तो एमिशन स्पेक्ट्रम मैटर का तो होता है भाई कैसा, कंटिन्यूस। लेकिन हमें जो दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, देखो ये है एक्सपेरिमेंटल डाटा। हाइड्रोजन का देखो, हीलियम का देखो, नियोन का देखो, सोडियम का देखो, मरकरी का देखो, सारे देखोगे तुम्हें एक चीज दिखेगी, क्या, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है। और डिस्क्रीट किसका, इंडिविजुअल एटम का, ना कि मैटर एज ए होल। पूरे मैटर की बात नहीं चल रही, अब एक अकेले एटम की बात चल रही है। तो उसका कैसा आता है, डिस्क्रीट आता है। रेड है, रेड के बाद दूसरी लाइन बहुत दूर ही है कहीं पर। और तुम सारों को गौर से देखो, बताओ क्या हाइड्रोजन का फिंगरप्रिंट हीलियम से मिल रहा है? क्या हीलियम का नियोन से मिल रहा है? नहीं मिल रहा। सबके यूनिक फिंगरप्रिंट है और डिस्क्रीट फिंगरप्रिंट है। तो ये जो तुम्हें दिख रहा है ना ब्लैक कलर की स्क्रीन के ऊपर, जो भी ये छोटी छोटी लाइनें दिख रही, इसको हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। और हमें यही समझाना है, और मेन मुद्दे का सवाल है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम समझाना। बस इस चैप्टर में सारी लड़ाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के, ये हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम को समझाने के पीछे। थॉमसन नहीं समझा पाएगा, रदरफोर्ड नहीं समझा पाएगा, नील्स बोर कुछ हद तक समझा देगा, कुछ हद तक नहीं समझा। मतलब वो इतना बता देगा कि कौन सी कलर की रेडिएशन ये निकलेगी, ये निकलेगी, ये निकलेगी, सारी बता देगा। पर वो ये नहीं बता पाएगा कि ये कितनी चमक की निकलेगी, ये कितनी चमक की निकलेगी, उनकी इंटेंसिटीज के बारे में नहीं बता पाएगा वो। तो यहाँ तक हमें जाना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो अब तुम खुद सोच के देखो कि हमारे पास ऐसा कुछ दिख रहा है, 1900 की बात चल रही है, सन 1900 की। उस टाइम पे एटम तो छोड़ दो, एटम का तो पता ही नहीं है कि कैसा होता होगा, ऐसा स्पेक्ट्रम बस उससे बाहर आ रहा है। इसको कैसे एक्सप्लेन करें? तो ये कुछ ऐसा ही हुआ है जैसे तुम घर में बैठे हो और पड़ोस से खुशबू आ रही है, महक आ रही है, तो तुम क्या करोगे, तुक्के लगाओगे, भाई आज तो पड़ोस में गूंद के लड्डू बने, आज तो ये बना है वो बना है। तो वही ऐसे तुक्के लगाएंगे, ओहो ऐसा स्पेक्ट्रम मार तो ये हुआ होगा एटम के अंदर, वैसा स्पेक्ट्रम मार तो पक्का ये हुआ होगा इसके अंदर, ऐसे तुक्केबाजी चलेगी। अब तो तुक्केबाजी में सबसे नंबर 1 पे आएगा भी थॉमसन। उससे पहले स्पेक्ट्रम की बात चल रही है तो एक बार एमिशन समझा दिया, तो मैं अब्जॉर्प्शन वाला और समझा देता हूँ वो कैसा होता है। देखो एक्चुअल में तो स्पेक्ट्रम होता है पूरा कंटिन्यूअस, विबग्योर, कोई वो नहीं होता। लेकिन जब तुम ये किसी कोल्ड गैस के ऊपर, किसी गैस के ऊपर जब ये सारा विबग्योर इसके ऊपर डालते हो, सारा विबग्योर इसके ऊपर डालते हो, सारा कलर, तो क्या करता है, कुछ लाइनों को, स्पेसिफिक लाइनों को ये किडनैप कर लेता है। देखो ये खा गया, इन कलर को ये खा गया, ठीक है।
लेकिन जब ये जब गर्म मतलब इस पे गैस के ऊपर तुमने डाली ये लाइट, तो इसने ये किडनैप कर ली। अब ये गैस क्या है, बाहर थी, धूप में थी, तो ये क्या होगी, ये गर्म होगी। अब ये तुम उससे लाइट से हटा लो इसको, गर्म गैस को ले आओ और साइड में रखो। अब तो ये गर्म गैस क्या करेगी, अब एमिशन करेगी। पहले तो खाया है, अब उगलेगी ये बाहर। तो ये जो जो लोग किडनैप किए थे इसने एग्जैक्ट वो के वही एमिट करेगी। नहीं तो गौर से देख लो तुम, वो के वो ही एमिट हो रहे हैं। यहाँ से देखो 2 लाइनें गायब थी तो 2 लाइनें ही निकली हैं, यहाँ पर 1 थी, यहाँ पर 2 हैं, तो ऐसे कैसी वही एमिट हो रही है। तो हमें यही एमिशन स्पेक्ट्रम समझना है। तो अब्जॉर्प्शन कब होता है, एमिशन कब होता है, चैप्टर खत्म होते होते ये सारी कहानी तुम्हें समझ में आने लग जाएगी क्या चल रहा है। ठीक है, अब आ जाओ तो पहले नंबर पर जे थॉमसन पर। तो जे थॉमसन का मॉडल देखो क्या था, तुक्केबाजी चल रही है कि एटम ऐसा है एटम वैसा है। तो थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल हमारे सिलेबस में भी नहीं है वैसे तो, पर कहानी जब भाई रदरफोर्ड तक जाना है, हमारा चैप्टर ही अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से शुरू हो रहा है, तो थॉमसन की बात तो करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो 1897-98 की बात है जब ये इसने एक्सपेरिमेंट मतलब अपना मॉडल प्रपोज किया था, और बिल्कुल कॉमन सा मॉडल था। उसमें बस इतना कहा गया था कि जो एटम है वो एक स्फेरिकल टाइप सी चीज़ है, एक स्फीयर है जिसमें सारा का सारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। पॉजिटिव चार्ज सारा फैला पड़ा है, जो तुम्हें दिख रहा है ना ब्लू ब्लू कलर से, सारा क्या है इसमें पॉजिटिव चार्ज फैला पड़ा है। और इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो एम्बेडेड है, जैसे तरबूज में वो होते हैं, तो वाटरमेलन मॉडल भी इसको बोला जाता है। तो इसके मॉडल की बस 2-3 बातें हैं, वो सीधी लिख लो, मतलब समझ लो। वो क्या है कि एक तो ये स्फीयर है 10⁻⁻10 मीटर रेडियस का, यानी एटॉमिक साइज कैसा है, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड उसका क्या है, एंगस्ट्रोम लेवल का है, एंगस्ट्रोम लेवल का है, इतना इसका एटॉमिक साइज है। तो रदरफोर्ड इसकी ये बात आगे चुरा लेगा, बता देगा कि भाई रदरफोर्ड के मॉडल में भी जो एटम होगा, एटम का साइज एंगस्ट्रोम लेवल का ही होगा। तो दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा। ऐसे एनसीईआरटी में शुरुआत में एक्सरसाइज में एक सवाल भी है कि दोनों मॉडल में साइज के बेस पे क्या फर्क है, तो कोई फर्क नहीं है भाई, दोनों मॉडल में ही एटम का साइज एंगस्ट्रोम लेवल यानी 10⁻⁻10 मीटर ऑर्डर का ही होता है। एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद इसमें सारा यूनिफॉर्मली चार्ज फैला पड़ा है, नेगेटिवली चार्ज इसमें एम्बेडेड है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये 2-3 बातें उसने बताई थी थॉमसन ने, बस इतना सा था। लेकिन हमें तो क्या करना है भाई, न्यूट्रलिटी वगैरह थोड़ी चेक करनी थी, हमें तो क्या चेक करना था, हमें तो स्पेक्ट्रम चेक करना था। तो अब हाइड्रोजन के एटम पर आ जाओ भाई। हाइड्रोजन का एटम थॉमसन मॉडल के हिसाब से बस ऐसा दिखना चाहिए और सारा पॉजिटिव चार्ज फैला पड़ा है। तो इसके अंदर ये एम्बेडेड है, फंसा पड़ा है। तो जैसे तुम इसको गर्म करोगे तो ये क्या होगा, अपनी जगह पे बैठा बैठा वाइब्रेट होगा, ये झंझनाएगा ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे। और वाइब्रेशन या ओसिलेशन करता हुआ चार्ज पार्टिकल क्या करता है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलनी चाहिए थी, लेकिन निकलनी तो एक ही चाहिए थी ना, क्योंकि चार्ज पार्टिकल तो एक ही है, तो वही वाइब्रेट कर रहा है, इसका मतलब रेडिएशन भी एक ही आनी चाहिए थी। तो थॉमसन के अकॉर्डिंग उसका जो हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम जो होता है ना, उसमें केवल और केवल एक स्पेक्ट्रल लाइन दिखनी चाहिए थी। लेकिन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट क्या बोल रहे हैं, देखो हाइड्रोजन को देखो गौर से, कितनी लाइनें दिख रही है, और ये तो विजिबल रेंज की दिख रही है तुम्हें, अभी तो विबग्योर में दिख रही है, अल्ट्रावायलेट में भी होती है, इंफ्रारेड में भी होती है, बहुत सारी रेज होती है। तो इन चीजों को ये नहीं समझा पाया। तो थॉमसन मॉडल की 3 बात जल्दी से, कि भाई क्या क्या उसकी बात थी, कि एटम स्फीयर होता है जो कि 10⁻⁻10 मीटर ऑर्डर का होता है। पॉजिटिव सारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और पॉजिटिव चार्ज में सारा मास होता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज और कंप्लीट मास भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, नेगेटिवली चार्ज उसमें एम्बेडेड होता है। तीसरी बात, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और ये तुम्हें पता है भाई, मास ऑफ द प्रोटॉन और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो लेते हैं वो 1780 या ऑलमोस्ट 1800 के आसपास आता है। वो कैसे आता है तुम करके देख सकते हो, MP की वैल्यू रखो और ME की वैल्यू रखो, तुम्हें दोनों याद हैं। इसकी 1.67 10⁻⁻27 kg और इसकी 9.1 इंटू 10⁻31 kg। दोनों को जब डिवाइड करोगे अपना आप आंसर आ जाएगा। तो प्रोटॉन अच्छा खासा भारी होता है, पॉजिटिव चार्ज में ही सारा मास होता है। तो चार्ज और मास थोड़ा सा फर्क करके देखना, दोनों में फर्क होता है, ठीक है। फेल कहाँ पर हो गया, क्योंकि सक्सेस तो हमने देख ली इसकी, फेलियर बताओ इसकी, फेलियर। तो फेलियर भाई, सबसे बड़ी फेलियर तो इसकी यही थी कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम नहीं समझा पाया। इसके हिसाब से एक लाइन आनी चाहिए थी, पर लाइनें आ रही हैं बहुत ज़्यादा उसके स्पेक्ट्रम में। दूसरी चीज़, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हो गया, उसके रिजल्ट्स नहीं समझा पाया ये भाई। तो 2 जगह पर ये फेल हो गया और यहाँ से अपना चैप्टर हो जाता है शुरू।
तो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इस भाई साहब ने इसका प्रपोजल 1906 में दे दिया था। रदरफोर्ड थॉमसन का ही स्टूडेंट है और 1911 में रदरफोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, जो ज़्यादा उम्र में नहीं है, 20 से 1 साल के ही हैं वो उम्र में, उनकी अभी मतलब बीएससी की डिग्री भी पूरी नहीं हुई, स्कूल पढ़ के निकले ही हैं बस वो, और वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं रदरफोर्ड के बताए अनुसार, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट करेंगे और वो जो एक्सपेरिमेंट है वो यहाँ पर दिया गया है, वो हमें पढ़ना है। तो रदरफोर्ड थॉमसन का ही स्टूडेंट था, 1906 में ये प्रपोज कर दिया था, 1911 में हैंस गाइगर और अर्नस्ट मार्सडे ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहाँ पर सेटअप क्या है, यहाँ पर भाई एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल रखा हुआ है। अब ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स कैसा है, लेड बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, जो लेड बॉक्स में। तो भाई उस टाइम पे 1901 के आसपास मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी कर दी थी। और अगला जो न्यूक्लियर चैप्टर है उसमें हमें रेडियो एक्टिविटी के बारे में ही पढ़ना है। मतलब थोड़ा सा ही जिक्र आएगा, रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा डिटेल में नहीं है, पर रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना के बारे में वहीं पता चलेगा कि रखा रखा कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में बदल जाता है, कि यूरेनियम का थोरियम बन गया और उसमें से हीलियम पार्टिकल निकल गया। तो ऐसा कुछ हो रहा है वहां पर, तो खुद अपने आप से डीके हो रहा है। तो तुम खुद सोच के देखो ना, मोमेंटम कंजर्वेशन तो होना चाहिए। कोई चीज रखी हुई है और रखी रखी फट रही है तो कैसे होगा, सोच के देखो ना तुम, कि भाई ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका इनिशियल मोमेंट कितना है, 0, इनिशियल मोमेंटम है 0, कोई वेलोसिटी नहीं है। और जैसे ही इसमें से कोई टुकड़ा बगल में निकलेगा और बड़ा टुकड़ा इधर निकलेगा तो क्या होगा, दोनों का मोमेंटम जुड़ के लास्ट में 0 आना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम तो कंजर्व है, यूनिवर्सल लॉ है, कभी फेल ही नहीं होता ये एनर्जी की तरीके से। भाई चार्ज कंजर्व है, एनर्जी कंजर्व है, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, ये 4 ही तो फंडामेंटल लॉ हैं जो कंजर्व है। तो अब इसमें से जो यूरेनियम में से थोरियम निकला है, जो हीलियम निकला है, ये तो बहुत भारी है, तो ये तो इतनी तेज चलेगा नहीं, पर ये बहुत हल्का है तो ये बहुत तेज चलेगा। वैसा ही रिकॉइल ऑफ द गन, गन को चलाते हैं तो गोली तेज निकलती है, बंदूक कम झटके से पीछे आती है, उतनी जोर से नहीं चलती। तो हीलियम पार्टिकल्स बहुत तेज चलते हैं। और ये क्या है, नेचुरल एक्सेलरेटर हमें मिल गए, नेचुरल चीजें, नेचुरल बंदूक मिल गई हमें, तो कि जो क्या कर रही है, अल्फा पार्टिकल्स को फेंक फेंक के मारी, बहुत जोर जोर से फेंक फेंक के मारी। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं जिसने दोनों अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए हैं। इसका मास कितना होता है, हीलियम पार्टिकल का, जो अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो 4 प्रोटॉनों के बराबर होता है, यानी 4 AMU होता है। और जो चार्ज होता है वो 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल जब भी शब्द बोला जाएगा तो ये 2-3 बातें तुम्हें तुरंत दिमाग में आ जानी चाहिए। अब ये हमारे पास क्या है, सोर्स ऑफ दी अल्फा पार्टिकल। अब इसमें कोई भी रेडियो एक्टिव मटीरियल रखा जा सकता है जो अपने आप रखा रखा डीके कर रहा है, पोलोनियम रख दो, यूरेनियम रख दो, जो भी है उसमें से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। अब अल्फा पार्टिकल जाके क्या कर रहे हैं, गोल्ड फॉइल पे बम्बार्डमेंट कराइए। तो पहला ही सवाल तुमसे पूछा जाएगा, भाई गोल्ड फॉइल ही क्यों ली। और फिर दूसरा सवाल ये पूछा जाएगा कि अगर गोल्ड फॉइल की जगह हाइड्रोजन का ले लेता तो क्या असर पड़ जाता है। ऐसे एनसीईआरटी में एक जिक्र है सवाल का कि तुम्हें रदरफोर्ड की जगह मौका दिया जा रहा है ये एक्सपेरिमेंट दोबारा से परफॉर्म करने का, तो तुम क्या करोगे, तुम क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या प्रिडिक्ट करोगे ऐसा कुछ करने का। तो गोल्ड फॉइल पे जैसे इसने एक्सपेरिमेंट किया तो बगल में एक स्क्रीन लगी हुई है, इसने एक स्क्रीन लगा रखी है और ये सारा खेल वैक्यूम में चल रहा है। और इस स्क्रीन पर इसने क्या कर रखा है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर रखी। तो इसने देखा कि यहाँ चमका, हर जगह चमक ही चमक दिख रही है इसको ऐसे। तो यहां से भी कुछ कंक्लूजन निकाल गया ऐसा हुआ क्यों है। हालांकि इसने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होने वाला है, इसकी एक्सपेक्टेशंस अलग ही थी थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम ये सारी चीजें स्किप कर रहे हैं सेटअप में, सेटअप आगे हमें फिर से पढ़ना है, एनसीईआरटी में कैसा डायग्राम है ये वाला। तो यहाँ देखो कि एक्सपेक्ट क्या कर रहा था, एक्सपेरिमेंट होने से पहले इसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो एक्सपेक्टेशंस देखो, इसने गोल्ड फॉइल ली है भाई, गोल्ड फॉइल। और गोल्ड फॉइल सबसे डक्टाइल मटेरियल है नेचर में, जो हमें मिलता है सबसे डक्टाइल मटेरियल है। अगर तुम्हारे पास 1 तोला सोना है, 1 तोला यानी 10 ग्राम, उससे तुम 20 किलोमीटर तक का तार खींच सकते हो। 20 किलोमीटर बहुत लंबाई हो जाती है, तुम्हारे घर से 20 किलोमीटर देख लो कहाँ तक चला जाएगा 1 तोला सोना खींचते खींचते। तो इतना डक्टाइल मटेरियल है। तो इसने क्या किया था, इसको इतना ज़्यादा खींच दिया था, ये इसलिए ये सोच रहा था कि इसकी थिकनेस बस कुछ एटॉमिक जितनी ही, मतलब कुछ एटॉमिक डिस्टेंस या एटॉमिक लेयर जितनी ही बचेगी, बस इतना खींच दिया इसने, ऐसा कुछ सोच रहा था। ऐसा 9th में डायग्राम मिलेगा तुम्हें, 9th की साइंस में बनाया हुआ है ये। तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब यहां से अल्फा पार्टिकल आएगा ऐसे, तो ये तो बहुत पतली फिल्म है, गोल्ड फॉइल की है ना भाई, बहुत पतली है, बहुत डक्टाइल है। तो यहां से क्या होगा भाई,
इतनी पतली फिल्म में से, और तुमने अल्फा पार्टिकल कैसा फेंका है, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। 5.5 मेगा, मेगा मतलब 10⁶, यानी 10 लाख। तो 5.5 यानी 55 लाख इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फेंक के मारा है अल्फा पार्टिकल। तो अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी से फेंक के मारा है। यानी ऐसा मान लो तुम जैसे तोप का गोला आ रहा हो तुम्हारे पास, इतनी तेज फेंक कर इतनी कोई हैवी चीज आ रही है, और तुम किसी पतली सी फिल्म में से गुजार रहे हो, जरा सी इतनी डक्टाइल मटेरियल में से। तो तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसको चीर के निकल जाएगा, खूब आराम से चीर के निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई थॉमसन मॉडल के अनुसार, थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग, चार्ज और मास दोनों चीजें कैसी थी, स्प्रेड आउट थी। सारा मास फैला हुआ था, एक जगह कंसंट्रेटेड थोड़ी था। तो अल्फा पार्टिकल आसानी से उसको सीधा चीर के निकल जाते। ओनली माइनर डिफ्लेक्शन आने चाहिए, कोई हल्का भुल्का मुड़ जाए तो मुड़ जाए, नहीं तो सीधा चीर के निकल जाता। यानी ये कुछ ऐसा है, इसकी एनालॉजी ऐसे मान सकते हो कि तुम्हारे सामने कोई पतली सी ऐसे टिश्यू पेपर टाइप सा लगा हुआ है, और उसके ऊपर तुम गोलियां चला रहे हो मशीन गन से। तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे कि आराम से उसको चीर के निकल जाएगी? पर इसको बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ भाई, चीरने की बजाय, सीधा जाने की बजाय ये मुड़ गए बगल में। और डिफ्लेक्शन हल्का फुल्का नहीं, डिफ्लेक्शन अच्छा खासा आया। देखो अच्छा खासा 90 डिग्री से ज्यादा का डिफ्लेक्शन आ रहा है, जो कि इसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग जो ये उसकी थॉमसन के चश्मा से जैसे उसको देख रहा था, वो फेल हो गया भाई। वहां इसके रिजल्ट्स अलग आ रहे थे, एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी। तो इसका स्केमेटिक डायग्राम दिया हुआ है। स्केमेटिक देखो होता है 2D डायग्राम, जो रे डायग्राम जो होता है, वो स्केमेटिक अरेंजमेंट दी गई है गाइगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट की। तो तुम्हारे सामने अगर ये पेपर में सवाल आ भी गया, हालांकि 1.5 नंबर में आएगा नहीं, क्योंकि स्किल का सवाल है डायग्राम बनाना, तो स्किल के हिसाब से डायग्राम मुश्किल ही आएगा इस चैप्टर से। पर फिर भी शब्द ऐसे घुमाया जा सकता है कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नाम ना देके गाइगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट नाम दे देंगे वो। तो तुम्हें खुद समझ जाना है कौन सा एक्सपेरिमेंट की बात चल रही। तो यहाँ पर भाई सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल रखा हुआ है, वही लेड बॉक्स रखा हुआ है। लेड बॉक्स में से हीलियम पार्टिकल्स निकल रहे हैं। आगे लेड ब्रिक्स लगा रखी, जिनको हम कोलीमेटर्स कहते हैं। कोलीमेटर क्या है? इनको एक नैरो लाइन में अलाइन करने के लिए। तो जो फैल रहा होगा उनको छलनी से छान के एक ही लाइन में लिया है। एक लाइन में आने से हमें क्या मिलेगी, एक बीम मिलेगी। और सामने लगी हुई है क्या, गोल्ड की थिन फॉइल लगी हुई है यहाँ पर। तो गोल्ड की थिन फॉइल के ऊपर तुम बम्बार्डमेंट करा रहे हो, तो होगा क्या देखो, कुछ तो सीधे ही निकल जाएंगे। आगे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी हुई है, ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन है। तो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स तो कैसे हुए, सीधे निकल गए। स्मॉल एंगल स्कैटरिंग, बहुत ही कम स्कैटरिंग हुई है। तो यहां से एक ऑब्जर्वेशन निकल रही है हमारे सामने कि स्कैटरिंग बहुत ही कम है। थीटा बराबर 0 डिग्री, 0 डिग्री पे ही सीधे चले जा रहे हैं मोस्ट ऑफ द पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। फिर कुछ डिफ्लेक्ट होंगे, थोड़ा सा एंगल घूमेंगे, अपने रास्ते से भटकेंगे, और यहां तुमने डिटेक्टर लगा रखा है जो डिटेक्ट कर लेगा इसको। ये क्या होता है, मूविंग माइक्रोस्कोप होता है, ये चल रहा होता है साथ साथ, और ये डिटेक्ट कर लेता है कि चीजें कहाँ चल रही है। यहाँ टकराया, यहाँ फ्लैश आया, यहाँ फ्लैश आया, तो ये घूमता रहेगा इस कमरे में, ऐसा चल रहा होता है। जैसे वो होता है ना आजकल जो एथलीट दौड़ रहे होते हैं उसमें रनवे में, पाथ पे, तो एक कैमरा बगल में चल रहा होता है उनके साथ साथ रिकॉर्डिंग करने के लिए, स्लो मोशन में, और उनकी सारी चीजें, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो दौड़ होती है उन सबको रिकॉर्ड करने के लिए। तो ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पर। लेकिन कुछ पार्टिकल भाई लार्ज एंगल पे स्कैटर हो गए, बैकवर्ड स्कैटरिंग ऑफ ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन। स्मॉल फ्रैक्शन मतलब बहुत कम, गिने चुने 8000 में से कोई इक्का दुक्का बड़े एंगल के ऊपर आया है। ठीक है, ये तो थी ऑब्जर्वेशंस। अभी ऑब्जर्वेशंस और हैं, वो हमें बटोरनी है। तो देखो वो ऑब्जर्वेशंस क्या है। यहीं से एक तो ये पता चल गई कि भाई अगर स्कैटरिंग एंगल, देखो यहां से सीधा जा रहा है, अपने रास्ते से अगर भटकेगा इससे, तो ये क्या है, इसका स्कैटरिंग एंगल होता है भाई, कि कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, कितने एंगल से स्कैटर हो गए। तो ये स्कैटरिंग एंगल बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम होगा मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स के लिए। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल सीधा निकलना पसंद करेंगे कम कम डिफ्लेक्शन एंगल पे। लेकिन कोई गिना चुना जाएगा जो घूम के ज्यादा एंगल पे जाएगा। इसका मतलब जब थीटा बहुत ज्यादा है, स्कैटरिंग एंगल बहुत ज्यादा है, तो तुम्हें नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स बहुत कम मिलेंगे। बड़े एंगल पे घूमने वाले कम मिलेंगे, लेकिन बहुत छोटे एंगल पे घूमने वाले तुम्हें बहुत ज्यादा मिलेंगे। ठीक है,
तो इसी का एक ग्राफ दिया हुआ है तुम्हारे एनसीईआरटी में। वो ग्राफ क्या है, ऐसा है भाई कि स्कैटरिंग एंगल तुमने यहां लिखा हुआ है स्कैटरिंग एंगल, और इस तरफ लिखा हुआ है नंबर ऑफ द स्कैटर्ड पार्टिकल्स, नंबर ऑफ द स्कैटर्ड पार्टिकल्स। तो जब एंगल बहुत कम है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, अच्छे खासे हैं, 10-10 हजार सीधे ही निकल गए, 0 डिग्री 10 डिग्री 5 डिग्री ऐसे भी। लेकिन 180 डिग्री पे भी कोई इक्का दुक्का गया है, तो क्या हो रहा है यहां पर, हम क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स क्या है, थीटा का फंक्शन है। जितना थीटा बढ़ता जाएगा उतने नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स घटते जाएंगे। इस तरीके का एक रिलेशन होता है इसमें। तो जितना थीटा बढ़ता जाएगा उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स तुम्हें कम मिलते जाएंगे, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। लेकिन देखो यहां पर रदरफोर्ड अपना रिएक्शन लिख रहा है, ये एनसीईआरटी की लाइन है भाई, रदरफोर्ड का रिएक्शन। वो ऐसा मतलब उसके बाद एक्सपेरिमेंट के बाद कह रहा है कि मेरे को ऐसा लगा इट वाज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज यू फायर्ड 15 इंच सेल, 15 इंच का कोई गोला तुमने फेंका था, ए पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट केम बैक एंड हिट यू, ऐसा जैसे उससे टकरा के वापिस आ गए। मैं तो ये सोच रहा था चीर के निकल जाएगा, और वो तो टकरा के मेरे ऊपर ही आके गिर गया, 15 इंच का गोला, वो भी टिश्यू पेपर से टकरा के। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करूं, क्या हुआ होगा ऐसा, टिश्यू पेपर के अंदर क्या है, इतनी जान कहां से आ गई उसके अंदर, ये समझाना है मेरे को। तो वो कैसे समझाएगा वो देखो। अब तो यहां से एक ऑब्जर्वेशन तो हमने क्या निकाल लिया भाई कि सारे अनस्कैटर्ड सीधे निकल गए। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है कि कुछ लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्शन हुए। तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या है कि कोई बहुत ही कम, रेयरली बहुत बड़े डिफ्लेक्शन दिखा रहा था, 180 डिग्री पे घूम के जा रहा था। चौथी ऑब्जर्वेशन हमने क्या ली कि जब थीटा बहुत कम है, स्कैटरिंग एंगल बहुत कम है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, कि कम एंगल पे बहुत ज्यादा पार्टिकल निकले हैं। और इसी में ही क्या है कि जब थीटा बहुत ज्यादा है तो बहुत ही कम पार्टिकल निकले, यानी यही तीनों को एक ही ग्राफ में समेट दिए, इन्हीं बात को एक ही ग्राफ में समेट दिए। इसके अलावा एक और ऑब्जर्वेशन है, वो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसके अलावा एक और शब्द आता है जो तुम्हें बार बार अजीब सा लगता है, वो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वो आता है 9th चैप्टर में रे ऑप्टिक्स में, वो अलग चीज है। और ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये अलग चीज है, ये भी हमें देखनी है। लेकिन उससे पहले एक और ऑब्जर्वेशन देखनी है, वो है इंपैक्ट पैरामीटर। तो इंपैक्ट पैरामीटर हमें समझना है। तो ये सारा अभी एक्सपेरिमेंट में ही चल रहा है, बी से इसको डिनोट करते हैं। अभी रदरफोर्ड का मॉडल नहीं आया है, उसकी थ्योरी नहीं आई है, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन चल रही है कि एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है। तो इंपैक्ट पैरामीटर समझना है, देखो वो क्या होता है। तो सवाल तुमसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भाई अल्फा पार्टिकल्स की ट्रेजेक्ट्री कैसी होती, ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ। तो पाथ होता है भाई इनका पैराबोलिक। इनकी मैथमेटिक्स में हम नहीं जा रहे, जब हायर लेवल पे तुम स्टडी करते हो मॉडर्न फिजिक्स की, तो इसकी पूरी मैथमेटिक्स डिराइव करी जाती है कि इसका जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है, इक्वेशन आती है पैराबोला की, तो वहां से हमें पता चलता है ऐसा कि पैराबोलिक पाथ है। लेकिन तुम्हें सीधा दिख भी तो रहा होगा ना कि ये गया यहां से और ऐसे घूम गए, तो पैराबोलिक पाथ है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है इंपैक्ट पैरामीटर क्या है। देखो तो ये हमारा न्यूक्लियस है, टारगेटेड न्यूक्लियस है, और एटम कोई इससे बड़ी चीज होगी, एटम इससे कोई बड़ी चीज है, ऐसा कुछ है, पूरा एटम इस तरीके से है। और इसमें ये अल्फा पार्टिकल्स तुम क्या कर रहे हो, बम्बार्डमेंट चल रही है अल्फा पार्टिकल्स की। तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स यहां से चला है, ये जो अल्फा पार्टिकल यहां से चला है, सीधा जो जा रहा है न्यूक्लियस को मिलाती हुई जो लाइन है ये वाली। तो अब देखो इस इंपैक्ट पैरामीटर को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एक अल्फा पार्टिकल है यहां पर, ये वाला मान लेते हैं डेफिनेशन के लिए। तो अल्फा पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर होता है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर जो होता है उसकी न्यूक्लियस के सेंटर से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस का जो सेंटर है उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। कि दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी न्यूक्लियस सेंटर एंड दी अल्फा पार्टिकल वेलोसिटी वेक्टर व्हेन दी पार्टिकल इज फार अवे, जब वो पार्टिकल बहुत दूर है उस टाइम पे वो जो बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम इंपैक्ट पैरामीटर कहते हैं। तो अब तुम खुद सोच के देखो, जब ये इंपैक्ट पैरामीटर बहुत ज्यादा होगा, यानी कोई पार्टिकल जब यहां से जा रहा होगा, यहां से जा रहा होगा, तो ये है ना न्यूक्लियाई का सेंटर, तो ये वाली लाइन न्यूक्लियाई के सेंटर,
तो यहाँ से देखो कितनी दूर से जा रहा है, तो इम्पैक्ट पैरामीटर कैसा है, बहुत ज़्यादा है इम्पैक्ट। हालांकि ये शब्द से अजीब सा लगता है, इम्पैक्ट पैरामीटर मतलब बहुत बड़ा इम्पैक्ट, तो नज़दीक से ऐसा नहीं, डेफिनेशन के थ्रू ही तुम्हें याद रखना है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर से जा रहा है। तो भाई जब ये दूर से जा रहा होगा, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज है इतना 2e, और भाई यहाँ पर तुम्हारा टारगेटेड न्यूक्लियस मान लेते हैं गोल्ड का है तो 79e। तो दोनों चार्ज पार्टिकल जब डिस्टेंस ज़्यादा होती है तो हमें पता है कूलम्ब फोर्स, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस उतनी फोर्स कम। तो भाई बहुत दूर से निकलेगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है न्यूक्लियाई और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, तो रिपल्सिव फोर्स ही लगनी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बहुत कम लगेगा और ये क्या करेगा भाई, अनस्कैटर्ड चला जाएगा, सीधा चला गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, धीरे धीरे करके इंपैक्ट पैरामीटर कम कर रहा हूं, इस पार्टिकल पे आया हूं, तो इसकी देखो न्यूक्लियाई के सेंटर से कितनी दूरी है, कम हुई है। तो अब क्या हुआ, जैसे तुमने इंपैक्ट पैरामीटर कम किया स्कैटरिंग एंगल बढ़ने लगा, और कम करो, तो और कम करने से अब स्कैटरिंग एंगल और बढ़ेगा। स्कैटरिंग एंगल कौन सा है, जो इसके इनिशियल, देखो जैसे ये वाला है, ये पार्टिकल जो जा रहा था ये जाता ऐसे पर घूम गया ऐसे, तो ये वाला जो एंगल है ये इसका स्कैटरिंग एंगल है। तो जैसे जैसे इंपैक्ट पैरामीटर कम होता हुआ आ रहा है, हमें ऑब्जर्वेशन मिल रही है कि भाई स्कैटरिंग एंगल ज्यादा हो रहे हैं। एक इस पे आओ तुम बिल्कुल लास्ट वाले पर, जब बिल्कुल न्यूक्लियाई के साथ साथ जा रहा है, न्यूक्लियाई के सेंटर पर ही जा रहा है, तो लौट के वापस आ जाता है 180 डिग्री का इंपैक्ट पैरामीटर मिला है। मतलब इंपैक्ट पैरामीटर जब 0 है तो स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री का मिला है। तो यहां से तुमसे सवाल कैसा पूछा जाएगा, देखो अब सवाल देखो हाफ ईयरली का, और सवाल देखो फिर मॉडल पेपर का। हाफ ईयरली में तुमसे पूछा हुआ है मैक्सिमम वाला, और मॉडल पेपर में पूछा हुआ मिनिमम वाला। लैंग्वेज पढ़ो फिर से, द वैल्यू ऑफ स्कैटरिंग एंगल इज, स्कैटरिंग एंगल की वैल्यू पूछी जा रही है कब, व्हेन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के लिए फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर जब मैक्सिमम होता है तो स्कैटरिंग एंगल कितना होता है, देखो इंपैक्ट पैरामीटर जब मैक्सिमम होता है तो स्कैटरिंग एंगल कितना होता है, कितना आएगा, 0। तो यहां पर जवाब क्या हो जाता, 0, ये रहा। अब यहां पर देखो उल्टा, मॉडल पेपर में द वैल्यू ऑफ स्कैटरिंग एंगल ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज पूछा गया है कब, फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ इंपैक्ट पैरामीटर। मिनिमम वैल्यू ऑफ इंपैक्ट पैरामीटर मतलब कि बिल्कुल तुम न्यूक्लियाई के नजदीक से निकलो, ये रही, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ इंपैक्ट पैरामीटर, कि बी की वैल्यू चिपकाते 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 बिल्कुल 0 सी कर दी। तो मिनिमम के लिए क्या हो रहा है, स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री वापस घूम के आ गए। तो इसमें जवाब कौन सा क्लिक करना था तुम्हें भाई, 180 डिग्री। तो या तो तुम ऐसे इमेजिन करके या पिक्चराइज करके विजुअलाइज करके इसको याद कर लो, इस कंसेप्ट को, इंपैक्ट पैरामीटर को, डेफिनेशन और वैल्यूज दो केस के लिए। नहीं तो हम इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। तो देखो मैथमेटिकली कैसे होगा, तो जो इंपैक्ट पैरामीटर होता है भाई वो होता है कोट थीटा बाई 2, ठीक है। अगर तुम्हारा थीटा 180 डिग्री है, यही वाला केस चल रहा है ना जो वापस आ रहे बाउंस बैक करके, हेड ऑन कोलिजन वाला, सीधा गया टकरा के सिर मार के वापस आ गए। तो थीटा जब 180 डिग्री आ रहा है तो बी की वैल्यू कितनी आएगी ये कैलकुलेट करके देखो तुम। तो भाई इसके अंदर रखो 180 डिग्री, 180 डिग्री को 2 से डिवाइड किया तो आ गया कोट 90 डिग्री, और कोट 90 डिग्री भाई 0 होता है, क्योंकि tan 0 0 होता है और tan 90 इन्फिनिटी होता है। तो कोट वाला उल्टा चलता है, कोट 0 इन्फिनिटी होगा और कोट 90 0 होगा। तो कोट 90 0, यानी बी की वैल्यू कैसी आ गई, 0। जब स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री है तो इंपैक्ट पैरामीटर मिनिमम है, हो गया साबित। तो दूसरा अपने आप ही ऑटोमेटिक साबित हो गया। तो तुम मैथमेटिकली भी इसको साबित कर सकते हो, या तुम वैसे विजुअलाइज करके याद रख सको तो वैसे भी याद रख सकते हो। तो भाई यहां से फिर से एक बार समरी लिख लेते हैं, क्या क्या समरी आई है। समरी ये है कि जब स्कैटरिंग एंगल 0 है तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल उसी में से निकल गए, बहुत कम स्कैटरिंग एंगल पर। थोड़े बहुत स्कैटरिंग, जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ा तो बहुत कम पार्टिकल तुम्हें मिले जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे, स्कैटर हो रहे थे। तो वो हमने ग्राफ से देख लिया कि थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स घटते आ रहे हैं। तो ये ग्राफ भी पूछा हुआ है पेपर में।
इसके बाद ऑब्जर्वेशन जो हमने ली है वो ली है इम्पैक्ट पैरामीटर वाली, ठीक है। और लास्ट जो हमें लेनी है वो लीस्ट डिस्टेंस, मतलब वो नहीं, क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की लेनी है वो, ठीक है। तो क्लोजेस्ट अप्रोच वाली और देखनी है। फिर ये रदरफोर्ड मॉडल की कहानी पूरी, मतलब पूरा बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा, फिर उसका मॉडल पढ़ेंगे कि वो अपने मॉडल में क्या बात बोलता है। तो वो देख लेते हैं क्या है, क्या बताया तुम्हें, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को भाई तुम्हारे एनसीईआरटी में एक एग्जांपल से समझाया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू वो बिल्ड करने, कंसेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करी गई है। तो उससे पहले तुम्हारे दिमाग में अब तक ये रदरफोर्ड मॉडल बैठा है या नहीं बैठा, उसको चेक करने के लिए एक सवाल है। तो भाई जो जो हमें ऑब्जर्वेशन अब तक मिली है उनसे कंक्लूजन निकाल लेते हैं और फिर जाएंगे क्लोजेस्ट अप्रोच पर। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, सारे पार्टिकल्स अनस्कैटर्ड चले गए, इसका मतलब सारा का सारा, मोस्ट ऑफ द पार्ट कैसा है, खोखला है। यहीं से तुम्हारा एग्जाम्पल है 12.1 कि कितना खोखला है, खोखला तो है पर कितना खोखला है, ये पूछा गया है। दूसरा, बहुत कम पार्टिकल ऐसे मिले कि जो बहुत बड़े एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हुए, स्कैटर हुए, इसका मतलब सारा का सारा जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, एक ही जगह कंसंट्रेटेड है, यानी डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज की कैसी है, बहुत ही हाई है, डेंसिटी बहुत ही हाई है, एक जगह पर वो कंसंट्रेटेड है। यानी यहीं से कंसेप्ट निकला किसका, न्यूक्लियाई का। क्योंकि इतनी लार्ज डिफ्लेक्शन जब ही पॉसिबल हो सकता है कि जब सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह बैठा हुआ हो और उसके बिल्कुल सामने से चला गया हो अल्फा पार्टिकल, तो ही इतने भयंकर रिपल्सन हो सकता है कि इतना घुमा दे। अगर यूनिफॉर्म थॉमसन के हिसाब से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता था। तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म है पॉजिटिव चार्ज, कंसंट्रेटेड है, तो सारा मास भी तो कंसंट्रेटेड वहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के पास ही सारा मास होता है, तो मास भी सारा एक ही जगह कंसंट्रेटेड है। अब फिर से समस्या आ जाएगी, समस्या क्या, कि भाई अगर सारा पॉजिटिव चार्ज एक जगह कंसंट्रेटेड मान लिया तो इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल होता है ना, इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल होता है एटम, तो नेगेटिव चार्ज फिर कहाँ जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज जाएगा भाई इसके आउटर में, किसी क्लाउड में बैठा हुआ है, किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है, किसी भी क्लाउड में हो सकता है। अभी तो क्लाउड पे टिको कि क्लाउड में ऐसा बैठा हुआ है, बाहर बैठा है। फिर प्रॉब्लम है कि अगर बैठा रहेगा तो ये अट्रैक्ट कर लेगा नेगेटिव चार्ज को, ये न्यूक्लियाई अट्रैक्ट करा लेगा, गिरा लेगा, तो कोलैप्स कर जाएगा, एटम एग्जिस्ट ही नहीं करे, पर एग्जिस्टेंस भी दिखानी है। तो वो लॉजिक लगाएगा कि भाई ये जो फोर्स इसको मिल रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियाई के बीच की, वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है और उसको घुमा रही है, गिरेगा नहीं, वो दौड़ेगा। जैसे मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है पर मून धरती पे गिरता नहीं है, वो रोटेट करता है, रिवोल्यूशन करता रहता है। तो उसने यही कह दिया कि रुके हुए नहीं है, चल रहे हैं। मतलब एक 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 करके क्या है, वो उलझता जा रहा है अपनी थ्योरी में। पहले तो कहा कि सारे पार्टिकल्स सीधे निकल रहे हैं, कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब एक जगह बैठा है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव एक जगह बैठा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर बैठे हैं, अब इलेक्ट्रॉन बाहर बैठे तो बैठे भी नहीं रह सकते क्योंकि गिर जाएंगे, तो कह रहे हैं नहीं चल रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है इसलिए चल रहे हैं, ठीक है। इतना इसने मॉडल दे दिया है। अब यही समस्या है इसकी कि ये चल रहे हैं, तो यहां से इसकी एक फेलियर निकलेगी। पर उससे पहले हमें यहां से सवाल करना है कितना हिस्सा एम्प्टी है, और फिर जाएंगे क्लोजेस्ट अप्रोच पर। तो देखो सवाल है भाई ये तुम्हारे साथ, पहला ही सवाल कि रदरफोर्ड का मॉडल है और रदरफोर्ड मॉडल में क्या कहा गया है, इन द रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम द न्यूक्लियस रेडियस अबाउट द 10⁻⁻15। तो भाई एटम का जो साइज होता था वो होता है 10⁻⁻10 मीटर साइज का होता था एटम, ये है एटम, और इसके अंदर जो न्यूक्लियाई है वो है 10⁻15 मीटर ऑर्डर का। ये साइज कैसे निकाला है वो क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस से हम निकालेंगे, वहां से हमें पता चलेगा, ठीक है। तो यहां से देखो पूछ क्या रहे कि रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम द न्यूक्लियस जिसका रेडियस इतना है इज एनालोगस, डेली लाइफ में एक एनालॉजी निकाल इसकी, इज एनालोगस टू द सन अराउंड विच द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द ऑर्बिट। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज के चारों ओर हमारे प्लेनेट चक्कर काटते ना, उस तरीके से जैसे न्यूक्लियाई के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे, तो इसको रदरफोर्ड का प्लेनेटरी मॉडल भी कहते हैं। तो इसी से इसकी एनालॉजी निकाली ने। ये क्या कह रहे हैं आगे, मूव्स इन दी ऑर्बिट रेडियस 10⁻⁻10,
तो इसकी रेडियस दी है 10 की पावर -10 और न्यूक्लियाई की रेडियस दी थी 10 की पावर -15। ठीक है, लाइक द अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड द सन, ऐसा लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन किसको नाम दे दिया है इनने, इलेक्ट्रॉन तो नाम दे दिया इनने इसको अर्थ को, और न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई किसको नाम दे दिया इनने, सन को। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो अगर तुम्हें सन की रेडियस मिल जाए और अर्थ के ऑर्बिट की रेडियस मिल जाए तो तुम ऐसा ही चीज हो जाएगी, सेम टू सेम वही बातें हैं यहां पर देखो। इफ द डायमेंशंस ऑफ द सोलर सिस्टम्स हैड द सेम प्रोपोर्शन, जो सोलर सिस्टम की जो डायमेंशंस है उनकी भी सेम प्रोपोर्शन हो जाए एज दोज ऑफ द एटम, एटम जितनी ही, वुड द अर्थ बी क्लोजर और फार्दर अवे फ्रॉम द सन, क्या अर्थ को इतनी नजदीक जहां पर है वहीं रहना पड़ेगा या और दूर रखना पड़ेगा देन एक्चुअली इट इज, जहां पर ये फिलहाल है। अभी भी पल्ले नहीं पड़ा होगा सवाल तुम्हारे क्या है। तो शुद्ध हिंदी में बस इतना सा कहा गया है कि भाई अगर न्यूक्लियाई ऐसा है जिसकी रेडियस 10 की पावर -15 है, जिसके चारों ओर एटम ऐसा होता है कि जिसकी रेडियस 10 की पावर -10 मीटर होती है, ठीक ऐसा ही अगर तुम मानो कि सूरज है, सूरज की रेडियस और सूरज के चारों ओर अर्थ जिस ऑर्बिट में घूम रही है उसकी रेडियस, उनसे कंपेयर करके देखो कि अगर इसी प्रोपोर्शन में इससे कितना गुना बढ़ा है कि सूरज की रेडियस आए, तो इसका कितना गुना बढ़ा है कि अर्थ की ऑर्बिट की रेडियस आ जाए। क्या ये दोनों सेम प्रोपोर्शन में है कि अर्थ को थोड़ा और ज्यादा दूर करना पड़ेगा या उतना ही काम चल जाएगा। कहने का मतलब बस इतना सा है कि इससे ये पता लगाना चाह रहे हैं कि तुम विजुअलाइज कर पाओ कि न्यूक्लियाई की वजह से एटम का कितना साइज खोखला है। तुम खुद सोच के देखो ना, यहां से कितनी दूर सूरज है, कहां पर सूरज है, कहां पर अर्थ है, और अर्थ कितने ऑर्बिट में घूम रही होगी, तो कितना स्पेस खाली पड़ा है बीच में, कितना खोखला हिस्सा है ना अपने स्पेस में। वही चीज इसमें विजुअलाइज करवाना चाह रहे हैं। तो देखो इन आगे सारी वैल्यूज दे रखी है, अर्थ की रेडियस, ये पूरे सन की रेडियस वगैरह सारी बातें दे रखी है। द रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट इतनी है, युग सहस्त्र योजन पर भानु जब तुम निकालोगे तो 15 करोड़ किलोमीटर ही आएगा। तो करोड़ का मतलब होता है 10 की पावर 7 और किलोमीटर का होता है 10 की पावर 3 मीटर। तो ये 1.5 10 की पावर 11 मीटर ही आ जाएगा। पॉइंट लगा दिया ना तो एक और बढ़ गया, और इसको हम कहते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो वही वैल्यू दे रखी है, ये 11th क्लास में यूनिट मेजरमेंट चैप्टर में याद करवा दी जाती है। तो अर्थ की ऑर्बिट की दे दी रेडियस और रेडियस ऑफ द सन दे दी इतनी। तो ये तो हमारा न्यूक्लियाई का काम करेगा और ये हमारा क्या करेगा, एटम का ऑर्बिट जैसा काम करेगा। तो यहां से तुम्हें बताना है कि कितना क्या फर्क है। तो भाई मैं क्या कर रहा हूं भाई, एटम अपॉन न्यूक्लियाई, इससे पता चलेगा कि एटम कितना बड़ा है। तो एटम का साइज भाई 10 की पावर -10 मीटर, न्यूक्लियाई का 10 की पावर -15 मीटर, या जाएगा 10 की पावर 5, यानी 1 लाख गुना बड़ा है एटम। ठीक है, अब मैं यहां रख रहा हूं अर्थ की ऑर्बिट, अर्थ ऑर्बिट और सन की रेडियस सेम प्रोपोर्शन में। तो रख के देखो, अर्थ की ऑर्बिट दी है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 और सन की रेडियस दी है 7 इंटू 10 की पावर 8। जब तुम इसको काटोगे तो पावर मोटी मोटी 10 की पावर 3 बची है और आनी चाहिए थी 10 की पावर 5। तो 10 की पावर 5 कब आए, जब मैं अर्थ के ऑर्बिट को 100 गुना और बढ़ा दूं तो 10 की पावर 5 आ जाएगा ना अपने आप ही। इसका मतलब जहां पर फिलहाल अर्थ घूम रही है वहां नहीं, इससे 100 गुना दूर ले जाके घुमाओ, जब जाके 10 की पावर 5 का रेशियो आएगा। इसका मतलब जब जाके तुम कहोगे कि सन न्यूक्लियाई है और अर्थ घूम रही है वो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में घूम रही है, जब जाके पता, मतलब एटम के साइज पर घूम रही है। तो इसका मतलब अर्थ जहां पर है फिलहाल सन से कितनी दूरी पर, फिलहाल इतना हिस्सा खोखला है, इससे भी काम नहीं चलेगा। तुम्हें तो अर्थ को और 100 गुना पीछे रखना पड़ेगा, और 100 गुना पीछे रखना पड़ेगा, जब जाके तुम उससे कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, तो इसके तुम्हें सॉल्यूशंस मैंने दे दिए हैं, सॉल्यूशन तुम देख लेना, ऐसे दे रखे हैं, इसमें डिटेल्ड से सोल्व करके दे रखा है, तसल्ली से समझा रखा है सारी बातें कि ये रेशियो आया है, फिर इससे ये 100 गुना दूर रखनी है, फाइनल आंसर क्या है, तो वहां पर तुम देख लेना। ठीक है, जो समझाया गया है। तो अब इसी चीज को एक तरीके से और विजुअलाइज कर सकते हैं हम। बस इतना मान लो तुम कि न्यूक्लियाई से एटम कितना बड़ा है,
न्यूक्लियाई है 10⁻15 और एटम है 10⁻10। इसका मतलब बस 10⁵ गुना बड़ा है। तो अगर न्यूक्लियाई मेरा होता 1 सेंटीमीटर का, तो इसको मैं बस 10⁵ गुना बड़ा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, देखो 10⁵ 1 सेंटीमीटर का 1 लाख गुना करना है, तो 1 सेंटीमीटर का पहले तो 100 गुना करूं और फिर 1000 गुना करूं, ऐसे किया है। तो 100 गुना किया तो ये बन गया 1 मीटर, और 1 मीटर का जब 1000 गुना किया तो बन गया 1 किलोमीटर। तो इसका मतलब तुम्हारे पास क्या है, 1 सेंटीमीटर की कोई चीज है छोटी सी, वो न्यूक्लियाई है 1 सेंटीमीटर रेडियस की, तो मतलब 2 सेंटीमीटर का डायमीटर हो गया, तो छोटी सी हाथ में पकड़ सकते हो उसको तुम, 1 सेंटीमीटर की कंचा टाइप सी मान लो, छोटी सी बॉल आती है वो पिंग पोंग बॉल ऐसी होती है, तो 1 सेंटीमीटर की वो बॉल है, वो न्यूक्लियाई है। तो एटम कितना होगा भाई, 1 किलोमीटर रेडियस का, तो तुम्हारा पूरा गांव लपेट लो उस रेडियस में, इतना बड़ा तुम्हारा एटम है। तो इतना बड़ा अगर तुम्हारा गांव जितना बड़ा एटम है, तो उसमें एक बॉल के बराबर होती है तुम्हारी क्या, न्यूक्लियाई। तो बहुत बड़े स्टेडियम में एक मक्खी के बराबर होता है न्यूक्लियाई, इतना छोटा है। तो यहां से बस विजुअलाइज कर सकते हो कि कितना खोखला है एटम। पर यहां से फिर एक और कंफ्यूजन आता है मेरे दिमाग में कि भाई अगर ये एटम है और ये न्यूक्लियाई है, बहुत छोटा सा है, तो इसके ऊपर जब मैं दूसरा एटम रखूंगा तो पिचक क्यों नहीं जाता, जब इतना ही खोखला है तो आपस में पिचक क्यों नहीं जाता, सारे एटम आपस में से कंप्रेस क्यों नहीं हो जाते, क्योंकि सारा 99.99% हिस्सा तो खोखला पड़ा है। तो भाई वो इसलिए नहीं पिचक पाता क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो इलेक्ट्रॉनों में आपस में रिपल्सिव फोर्स लग रही है, इस न्यूक्लियाई में आपस में रिपल्सिव फोर्स लग रही है, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स और न्यूक्लियाई फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले। तो ग्रेविटी जितना इसको पिचकाना चाहेगी, ये इलेक्ट्रिक फोर्स उसको बैलेंस कर लेती है, इसलिए कोई भी सॉलिड सब्सटेंस ऐसे पिचकता नहीं अपने आप, जो जो उसका शेप है वैसे वैसा ही रहता है। ठीक है, अब आ जाते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे, लास्ट ऑब्जर्वेशन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की। बस इतना सही पढ़ना है, फिर इसका रदरफोर्ड का मॉडल आ जाएगा, उसने क्या प्रपोज किया था और क्या उसकी फेलियर। आज बस हमें इतना ही पढ़ना है, नील्स बोर पढ़ेंगे हम कल। तो फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा है थोड़ा चैप्टर, क्योंकि थोड़ा पढ़ा हुआ भी होगा तुम्हारा इतना तो देखो गाइगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पूछ लिया इन्हें, टू द न्यूक्लियस of a 7.7 mega electron volt alpha particle before it comes momentarily to the rest and reverse its direction। तो तुमने क्या किया है भाई कि तुम्हारे पास एक न्यूक्लियाई था, ये न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई का चार्ज लिख देता हूं इसके अंदर Ze। न्यूक्लियाई में Ze क्यों होता है, क्योंकि जो तुम एटम रिप्रेजेंट करते हो ऐसा होता है, तो इतने ही प्रोटॉन होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सारे प्रोटॉन इसके अंदर है, तो एक प्रोटॉन में E के बराबर चार्ज होता है, इसलिए Ze इसका चार्ज लिखा है। तुमने कोई अल्फा पार्टिकल फेंक के मारा था 2e चार्ज वाला, तुमने इस तरफ से इसे फेंक के मारा है, तो क्या होगा, जैसे ये नजदीक पहुंचेगा, देखो मान लेते हैं एटम वाली बाउंड्री में तो घुस गया, एटम की बाउंड्री में तो आ गया, तो इलेक्ट्रॉनों को तो धक्का मार दिया, क्योंकि भाई बहुत भारी है, 4 प्रोटोनों जितना है, और एक प्रोटोन अपने आप में इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना भारी होता है, तो 8000 गुना भारी है इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन पे आके तो कोई जेसीबी आके टकराए ऐसा हुआ है, तो उसको खींच ले जाएगी आगे के आगे, तो इलेक्ट्रॉन तो सीधे चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन से तो रुकेंगे नहीं, लेकिन आगे पहुंचेंगे। आगे जैसे ही पहुंचेगा तो क्या होगा, यहां पर आके रिपल्सिव फोर्स इतनी भयंकर हो जाएगी इन दोनों चार्जेज में कि इसको टच नहीं कर पाएगा। तो जो इसके पास सारी काइनेटिक एनर्जी थी वो यहां के जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सारी सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें स्टोर होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगी। क्योंकि तुम किसी फील्ड के खिलाफ जा रहे हो, तो फील्ड के खिलाफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड के खिलाफ तुम छत पे जाओगे ऊपर, ग्रेविटेशनल फील्ड चाह रही तुम नीचे रहो, जमीन पे टिके रहो, तुम ऊपर जाओगे तो क्या होगा, तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो ऐसा ही हो रहा है, तुम इसके अंदर अल्फा पार्टिकल में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है दो चार्ज पार्टिकल्स के लिए, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है कि अगर एक चार्ज और दूसरा चार्ज ऐसा है और वो r डिस्टेंस पे रखे हुए हो तो उनमें पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये यहां से आया है भाई, V बराबर होता है W/Q, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यहां से आया है। ठीक है, तो ये V की वैल्यू क्या होती है, KQ/R, ये हमने डिराइव कर रखा है, और ये Q इधर हो रहेगा एक, तो Q1 Q2 दोनों बन के फॉर्मूला हो जाएगा KQ1 Q2/R, डिराइव किया हुआ है सेकंड चैप्टर में, तुम देख लेना ये फॉर्मूला है, और ये साइन सेंसिटिव फॉर्मूला है। Q1 और Q2 की दोनों वैल्यू प्लस माइनस के साथ ही लिखनी है, ऐसे सीधी नहीं लिख देनी है।
तो भाई यहाँ आके ये बिल्कुल मोमेंटरीली रेस्ट में आ जाएगा, लिखा है ना सवाल में, कम्स मोमेंटरीली टू द रेस्ट। काइनेटिक एनर्जी हो गई इस केस में 0, और वो किस में बदल गई है भाई, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, के Q1 कितना है अपना ZE, और Q2 2E डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस ये वाली लेंगे, यहां जब ये घूमेगा ना तो ये वाली डिस्टेंस लेंगे, इसकी क्लोजेस्ट अप्रोच वाली, ये वाली डिस्टेंस, इसको हम कहेंगे R0, कि इतनी दूरी पे रखे हुए थे दोनों चार्ज, तो R0 यहां लिखा जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया है, यहां से क्लोजेस्ट अप्रोच की तुम डिस्टेंस निकाल सकते हो। R0 की वैल्यू तुम्हें निकालनी है तो कैसे निकलेगी, EK को नीचे भेज दो यहां और R0 को ऊपर भेज दो यहां, बस बन गया फॉर्मूला हमारा। तो R0 बराबर क्या हो जाएगा, KZE इंटू 2E डिवाइडेड बाई EK, हो गया। तो यहां से ये सोल्व हो जाएगा, तो ये न्यूमेरिकल हमें ऐसा ही सोल्व करना था भाई। तो देख लो यहाँ पर क्या क्या वैल्यू दी गई है, जल्दी से इसको सोल्व करते हैं और इससे क्या कंक्लूजन निकलता है वो देख लेते हैं। तो भाई हमें दिया गया है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भाई किसकी यूनिट है, वेलोसिटी की एनर्जी की। तो ये 7.7 भाई काइनेटिक एनर्जी दी है कि इतनी तेज फेंक के मारा है तुमने, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी तेज फेंक के कोई अल्फा पार्टिकल फेंक के मारा है। इसके पास सारी काइनेटिक एनर्जी का देखो डब्बा भरा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी का डब्बा खाली है, नजदीक पहुंच रहा है, काइनेटिक घट रही, पोटेंशियल बढ़ रही है, और जब बिल्कुल क्लोजेस्ट पहुंच जाएगा तो पूरी पोटेंशियल भर जाएगी एकदम से। ठीक है, तो जैसे न्यूक्लियस के नजदीक से गुजरेगा तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी, ऐसा कुछ हुआ है। तो सबसे बड़ा जो ट्रैप है इस सवाल में, बच्चे यही भूल जाते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना। तो मेगा का मतलब होता है भाई 10⁻⁶, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो EK की वैल्यू हमें दे रखी है और R0 की वैल्यू हमें पूछ रखी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, KZE 2E डिवाइडेड बाई EK वैल्यू रख लेना और इसको तुम सोल्व कर लेना। सॉल्यूशन तुम्हारे पास मैंने भेजा हुआ है, वो 30 फर्मी आएगा, फर्मी यानी 10⁻⁻15 मीटर, ऐसा कुछ आएगा। पर ये कंक्लूजन ठीक नहीं है भाई, यहां पर जो आंसर आया ठीक नहीं है, 30 फर्मी आ रहा है। एक्चुअल में तो जो क्लोजेस्ट ये तो जो R0 की वैल्यू आई है तो 30 फर्मी आई है, पर न्यूक्लियर का साइज तो 6 फर्मी होता है इसके लिए, गोल्ड के लिए। भाई देखो गोल्ड का न्यूक्लियर ये इसकी रेडियस है 6 फर्मी, पर तुम पहुंचे हो इससे यहां तक 30 फर्मी दूरी पर, इस क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे पहुंचे हो, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा सेंटर टू सेंटर नपती है। तुम कैसे जस्टिफाई करोगे कि न्यूक्लियर का साइज 6 फर्मी है, क्योंकि तुम पहुंचे तो 30 फर्मी तक ही हो। तो तुम ये कहोगे कि भाई कितने जोर लगा ले अल्फा पार्टिकल, उसको टच करके नहीं आ सकता, और अगर टच भी कर देगा ना, टच भी कर दिया अल्फा पार्टिकल ने, जब भी आंसर तुम्हारा 6 फर्मी से ही ज्यादा होगा, क्योंकि उसका सेंटर और उसका सेंटर दूर दूर है थोड़ा सा, दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आएगी, तो 6 फर्मी से ज्यादा ही जुड़ेगी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के रेडियस पे तो जुड़ गई, उसमें गोल्ड की भी जुड़ी और अल्फा की भी जुड़ी, तो 6 से ज्यादा ही आंसर आएगा। तो यहां पर ये 30 क्यों आ रहा है, क्योंकि बीच में कुछ ना कुछ अभी भी सेपरेशन है, वो टच नहीं करके आया है। तो इतना कंक्लूजन निकलता है यहाँ से। ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था और ये इसके सारे रिजल्ट्स थे। जल्दी जल्दी इनके सवालों के जवाब दे दो और फिर रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ लेना है क्या क्या है। तो देखो ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का पहला सवाल है। हालांकि इस बार तुम बच गए कि इस चैप्टर से कोई फिल इन द ब्लैंक नहीं आ रहा, तो ये इस वाले सवाल के चांस कम हो गए, पर ये क्या बता एमसीक्यू में पूछ ले इन्हीं सवालों को रीफ्रेम करके। पिछली बार एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक आए थे तो यहाँ से सवाल आने के चांस ज़्यादा थे। तो देखो यहाँ क्या दिया गया, द साइज ऑफ द एटम, साइज की बात चल रही है, इन थॉमसन मॉडल और इन रदरफोर्ड मॉडल कैसा होता है, नॉट डिफरेंट, अलग नहीं होता, दोनों में ही कैसा होता है 10⁻⁻10 मीटर का ही होता है। ठीक है, इसमें क्या है ना, मच लेस देन, मच ग्रेटर देन, छोटा बड़ा दिखाया, छोटा बड़ा नहीं होता, दोनों में सेम होता है। ठीक है, अगले में क्या कहा है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ कौन सा मॉडल, थॉमसन या रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम, वाइल कौन से मॉडल में, इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज एक्सपीरियंस ए नेट फोर्स। तो कौन से मॉडल में तो इक्विलिब्रियम में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स, और कौन से मॉडल में उन पर एक नेट फोर्स लगती है। तो भाई थॉमसन मॉडल में तो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, तो उन पे क्या है वो
इक्विलिब्रियम में रहते हैं कि इधर से कोई फोर्स लगी होगी, इधर से कोई फोर्स लगी है, तो चारों तरफ से फोर्स बराबर है, नेट फोर्स जीरो है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट है, तो उस पर नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो होना ही यूनिफॉर्म वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन होती। तो यहां तो हम क्या कह देंगे, थॉमसन मॉडल में स्टेबल इक्विलिब्रियम में होते हैं। लेकिन रदरफोर्ड मॉडल में क्या होता है, अनस्टेबल में, कि यहां पर एक नेट फोर्स लगी रही होती है हमेशा, एक नेट फोर्स हमेशा इधर की तरफ लगी ही रही होती है, इसके ऊपर सेंटर की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज एक्सपीरियंस ए नेट फोर्स, तो हमेशा किस में करते हैं, रदरफोर्ड मॉडल में वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये फिल करना था। अगला सवाल क्या है, अगले में कहा है कि क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन कौन से मॉडल पे, इज डूम्ड टू कोलैप्स, ये फेलियर से है। तो फेलियर हम अभी समझेंगे जब समझ में आ जाएगा कि रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से वो कोलैप्स कर जाना चाहिए था, अभी फेलियर हमने पढ़ा नहीं है, तो रदरफोर्ड से आएगा, देख लेंगे, समझ लेंगे रदरफोर्ड की ये कमी है ये। अगला सवाल क्या है भाई, एन एटम हैज ए नियरली ए कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों में फिल इन द ब्लैंक बहुत ही बढ़िया है कंसेप्चुअली बेवकूफ बनाने के लिए। तो एन एटम हैज ए नियरली कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस मास इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज, मास मतलब पॉजिटिव चार्ज समझो। तो इन ए कौन से मॉडल में, तो कंटिन्यूअस होता है, और कौन से मॉडल में हैज ए हाईली नॉन यूनिफॉर्म मास, नॉन यूनिफॉर्म किस में होता है, यूनिफॉर्म किस में होता है, मास की बात चल रही, मास, तो मास तो सारा पॉजिटिव चार्ज में होता है, तो यूनिफॉर्म तो थॉमसन में होता है और नॉन यूनिफॉर्म रदरफोर्ड में होता है, न्यूक्लियाई में होता है। ये सबसे बढ़िया सवाल है, इन पांचों में जो सबसे बेस्ट जो बोला जाए वो ये है, द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम पजेस मोस्ट ऑफ द मास, कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, पॉजिटिव चार्ज वो ही सारा मास रखता है, कौन से मॉडल में, तो भाई दोनों ही मॉडल में पॉजिटिव चार्ज ही रखता है। रदरफोर्ड वाले में होगा तो बीच में सारा पॉजिटिव होगा तो सारा मास वही होगा, थॉमसन में सारा पॉजिटिव फैला फैला पड़ा होगा तो भी सारा मास फैला फैला पड़ा होगा, पर मास तो पॉजिटिव ही रखते हैं, नेगेटिव वाले तो मास रखते ही नहीं। तो यहां फिर से देखो सवाल में क्या है कि पॉजिटिव चार्ज पार्ट ऑफ द एटम पजेस रखता है मोस्ट ऑफ द मास, सारा का सारा मास, किस वाले मॉडल में, दोनों मॉडल में, ये सवाल था। और अब तुमसे सवाल पूछा है कि अगर तुम्हें मौका दिया जाए, सपोज यू आर गिवन ए चांस टू रिपीट द अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट यूजिंग ए थिन शीट ऑफ सॉलिड हाइड्रोजन, तो पहले इन्हें एक्सप्लेनेशन दे दिया कि तुम्हारे दिमाग में घंटी ना बजे कि हाइड्रोजन तो सॉलिड कैसे हो सकती है, हाइड्रोजन तो गैस होती है, तो इन्हें पहले कह दिया भाई कि हाइड्रोजन इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम मतलब टेम्परेचर बिलो दी 14 केल्विन, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273 केल्विन, तो 14 केल्विन समझ जाओ कितना नीचे चले गए हम, यानी 259 माइनस में, इतना माइनस में डिग्री सेल्सियस पे चले जाओगे तो हाइड्रोजन गैस भी जम जाती है, सॉलिड हो जाती है, ठीक है, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। व्हाट रिजल्ट्स डू यू एक्सपेक्ट, क्या एक्सपेक्ट करते तुम, जैसे रदरफोर्ड एक्सपेक्ट कर रहा था ना कि गोल्ड फॉइल से तो सारे चीर के निकाल दूंगा, लेकिन उसको 15 इंच का गोल आके टकरा है उसके ऊपर, ऐसा लगा, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे, तो तुम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो भाई कि हीलियम, ये गोल्ड का तो न्यूक्लियस होता है भाई बहुत हैवी, जिसके अंदर क्या है, वजन अच्छा खासा है, और जो तुमने अल्फा पार्टिकल फेंक के मारा है उसका वजन बहुत कम है, तो हैवी टारगेट होगा अगर तुम्हारे सामने, तो तुम्हारी बैक स्कैटरिंग पॉसिबल है, यानी तुम घूम के आ सकते हो, तुम घूम सकते हो, क्योंकि हैवी चीज से तुम जा रहे हो और दीवार में टक्कर मार रहे हो, जेसीबी से जाके तुम टक्कर मार रहे हो, इतनी हैवी है जो तुमसे, तो तुम घूमोगे, लार्ज एंगल स्कैटरिंग होगी ही होगी, क्योंकि अब न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो चुकी है। लेकिन अगर तुम हाइड्रोजन न्यूक्लियस ले रहे हो, हाइड्रोजन बेचारा पहले से ही बहुत हल्का है और तुम इससे 4 गुना भारी हो, तो तुम ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी नर्सरी केजी के बच्चे से जाके टकराओ, या तुम नर्सरी केजी छोड़ो, तुम बाइक पे बैठ के जाओ, तुम मच्छर से टकराओ, तो तुम्हारे अंदर कोई स्कैटरिंग होगी क्या, मच्छर से टकरा के तुम रास्ता भटक जाओगे क्या, हाँ बस टक्कर आंख में ना हुई हो तो, आंख में ना गिरा हो तो टकरा के तुम्हारा पाथ नहीं भटकेगा भाई, तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, सीधा धक्का मार के चीर के निकल जाऊंगा। तो लाइट अगर टारगेट है तो बैक स्कैटरिंग इम्पॉसिबल हो जाएगी, तुम बैक स्कैटर कर ही नहीं सकते। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई बैक स्कैटरिंग नहीं होगी, लार्ज एंगल डिफ्लेक्शंस नहीं होंगे, लार्ज एंगल की कोई स्कैटरिंग नहीं होगी, सीधा निकलेंगे भाई। तो ग्राफ कैसा आना चाहिए, थीटा के हिसाब से, तो सारा का सारा 0 डिग्री पे ही पार्टिकल रहेंगे, ग्राफ आगे चलेगा ही नहीं, थीटा बढ़ता जाएगा, तो ग्राफ नीचे आएगा ही नहीं, मतलब ऐसा हो जाएगा एकदम से,
ऐसा बोल सकते इसको, शार्प जीरो एकदम खत्म, कि तुम्हें बड़े एंगल का तो कोई पार्टिकल मिलेगा ही नहीं, स्कैटर्ड पार्टिकल सारे छोटे छोटे एंगल पे ही होंगे, यानी सारे सीधे ही निकल जाएंगे बिना चीरे। तो ये सारा खेल क्या था, मास का खेल था, यहाँ इतना हैवी है, यहाँ इतना हल्का हाइड्रोजन। तो ऐसा बस सोचने के लिए तुम्हें ये सवाल दिया गया था भाई। तो रदरफोर्ड का मॉडल अब बताओ दो जल्दी से क्या है। तो रदरफोर्ड का मॉडल ये है भाई कि एटम 10⁻⁻10 मीटर का एक क्या है, स्फेयर है, जिसके अंदर न्यूक्लियाई में जिसका साइज 10⁻⁻15 मीटर यानी फर्मी लेवल का होता है, सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा मास उसी के अंदर कंसंट्रेटेड होता है। इलेक्ट्रॉन्स इसके बाहर होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, पर वो स्टेबल नहीं, मतलब वो रुके हुए नहीं है, स्टेशनरी नहीं है, वो रोटेट कर रहे हैं ऑर्बिट में, बाहर घूम रहे हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है इनको, ये अट्रैक्शन फोर्स। तो इसके अंदर मान लेते हैं जेड ई चार्ज है, जेड ई चार्ज न्यूक्लियाई में, और इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स कितनी होगी वो देखो भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स कितनी होगी, तो वो होगी फोर्स के Q1 है अपना जेड ई, और Q2 यहां पर 2E नहीं लेना है, वो अल्फा पार्टिकल में 2E लिया था, यहां E लिया जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। और R नोट नहीं लिया जाएगा क्योंकि वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच नहीं बात चल रही है, तो रेडियस चल रही है ऑर्बिट की, जहां वो घूम रहा है, जितनी दूर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और यहां प्लस माइनस का कोई खेल नहीं है क्योंकि ये फॉर्मूला साइन सेंसिटिव नहीं है, ऑलरेडी अट्रैक्शन फोर्स हमने मान रखी है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, यही क्या काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तो mv²/r, यहाँ r² होता है फॉर्मूले में नीचे फोर्स वाले में। तो ये चीज बताई थी रदरफोर्ड ने, यही चीज चुरा लेगा नील्स बोर, अपना नील्स बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट यही है, ठीक है। तो नील्स बोर इसकी मैथमेटिक्स चुरा लेगा। तो ये रदरफोर्ड का मॉडल था। अब इसकी आज बस हमें जो पढ़नी है इसकी कमी पढ़ लेते हैं और फिर आज की क्लास खत्म करते हैं कि कमी क्या रह गई। तो इसकी दो पैराडॉक्स हैं कि एटम कोलैप्स कर जाना चाहिए, और दूसरा पैराडॉक्स है इसके स्पेक्ट्रम से रिलेटेड, ठीक है। तो वो समझो भाई तुम क्या होता है अभी। तो तुम्हें पता है कि जो हमारी क्लासिकल प्रिडिक्शन है वो क्या है, कि अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, भाई अब देखो इसके सामने प्रॉब्लम क्या थी कि सारा पॉजिटिव चार्ज तो अंदर कंसंट्रेटेड, क्योंकि लार्ज एंगल स्कैटरिंग दिख रही है तो सारा कंसंट्रेटेड मान लिया। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मानने, इलेक्ट्रॉन इसको बाहर मानना पड़ा। बाहर को रुका हुआ नहीं मान सकता क्योंकि अट्रैक्ट करके गिरा लेगा, तो इसको घूमता हुआ मानना पड़ा कि चल रहा है, और उसको क्या मिल रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। यही फंस गया बेचारा, यही फंस गया कि भाई अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है, ठीक है मान लेते घूम रहा है, तो ये तो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना, और सर्कुलर पाथ में तो इसकी वेलोसिटी बदल रही है, क्योंकि सर्कुलर पाथ में चलो मान लेते स्पीड नहीं बदल रही, इसकी मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, पर डायरेक्शन तो बदल रही है, और डायरेक्शन ही बदल गई तो वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब वेलोसिटी बदल रही है। और जहां तुम्हें वेलोसिटी बदलती दिख जाए, यानी चेंज इन वेलोसिटी, यानी अगर तुम्हें कहीं भी धुआं दिख जाए तो तुम कह सकते हो भाई आग तो लगी होगी कहीं, जब भी तो धुआं दिख रहा है। तो भाई कहीं पर अगर तुम्हें वेलोसिटी में चेंज दिख जाए तो तुम क्या कहोगे, भाई पक्का एक्सेलरेशन लगा है, कहीं पर फोर्स लगी है, कहीं पर एक्सेलरेशन हुआ है, जब भी ये वेलोसिटी में चेंज दिख रहा है, कहीं आग लगी जब भी धुआं दिख रहा है, तो वेलोसिटी में चेंज दिख रहा है, इसका मतलब पक्का एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं हुआ है। तो एक्सेलरेट कर रहा है ये, सर्कुलर पाथ में घूमता हुआ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये एक्सेलरेटिंग चार्ज है। और अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एनी एक्सेलरेटिंग चार्ज मस्ट कंटिन्यूसली रेडिएट एनर्जी एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये तो 8 चैप्टर की कहानी है हमारी कि जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करेगा। और ये भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी होती है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, यानी पैसे उड़ा रहे हैं, तो एक दिन इसकी जेब भी खाली हो जाएगी, एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, एज इट लॉसेस द एनर्जी द इलेक्ट्रॉन शुड स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। जलेबी बना के गिर जाएगा ऐसे घूमता घूमता घूमता, तो स्पाइरल ऑफ डेथ, घूमता घूमता क्या होगा, ये उसके अंदर गिर जाएगा, न्यूक्लियाई के अंदर, ठीक है। इसका मतलब तो एटम स्टेबल ही नहीं होता, तो एटम एटम ये एटॉमिक स्टेबिलिटी पे ही सवाल खड़ा हो गया, ठीक है। ऐसा एक एनसीईआरटी में एक्सरसाइज वो करेंगे, बाद में पता चलेगा। पर भाई एटम कोलैप्स कर जाएगा ये चीज नहीं समझा पाया। ये तो मतलब अगर थॉम ये रदरफोर्ड का मॉडल अगर सही है
तो भाई एटम एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, घूमते घूमते स्पाइरल पाथ में गिर जाना चाहिए, पर एटम तो एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब रदरफोर्ड का मॉडल गलत है। एक्सपेरिमेंट तो सही बोल रहा है, एक्सपेरिमेंट तो कह रहा है एटम जिंदा है भाई, टाइगर अभी जिंदा है, तो भाई एटम जिंदा है इसका मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, तो रदरफोर्ड के मॉडल में कमी है कुछ ना कुछ, तो देखेंगे उसमें क्या हो सकता है। दूसरी इसकी गड़बड़ ये थी कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली चल रहा है, कंटिन्यूसली ही घूम रहा है, तो इसका मतलब लगातार ही एनर्जी रेडिएट कर रहा है, एनर्जी लगातार रेडिएट कर रहा है, तो इसका मतलब तुम्हारा जो स्पेक्ट्रम आना चाहिए वो भी कंटिन्यूस आना चाहिए, हर पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हर पॉसिबल रेडियस में घूमा है, हर पॉसिबल रेडियस में घूमा है, तो हर पॉसिबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इससे निकलेगी, तो इसका मतलब जो तुम्हारा स्पेक्ट्रम आना चाहिए वो एकदम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आना चाहिए, कंटिन्यूअस। पर आ कैसा रहा है, प्रिडिक्शन तो कंटिन्यूअस की है, पर ऑब्जर्वेशन कैसी है भाई, लाइन स्पेक्ट्रम की, तो ये भी हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम पे आके फेल हो गए, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बता रहा था पर हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा था, तो ये इस चीज को भी नहीं समझा पाया, ये भी इसकी भाई बहुत बड़ी कमी रह गई थी। तो यहाँ के रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो जाता है। अब इसकी कमियों को दूर करेगा आके नील्स बोर। तो नील्स बोर मॉडल के बारे में भाई कल पढ़ेंगे, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो बता सकता है अभी तक की, आज तक की क्लास में। बस फिर खत्म करते हैं आज की क्लास, कल नील्स बोर मॉडल से शुरू करेंगे भाई। अगर डाउट नहीं है तो भाई फिर लीव कर दो, क्लास हो गया आज का।